हेलो फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस कर रहे हैं समन करना, सेशन को समन करना। प्रेसिडेंट की पावर है, प्रेसिडेंट समन करते हैं सेशन को। मिनिमम गैप जो मैक्सिमम गैप हो सकता है 6 मंथ का, 2 सेशन के बीच में। यूजुअली जो है इंडिया में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन होता है। सेशन जो होता है ये फर्स्ट सिटिंग से लेकर जो जब तक हाउस प्रोरोग नहीं हो जाता तब तक का होता है। ये पीरियड स्पेंड करता है। सेशन मतलब होता है। और रिसेस रिसेस मतलब होता है एक पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इनटू न्यू सेशन, इन अ न्यू सेशन। जब तक प्रोरोगेशन से लेकर जब तक न्यू सेशन रीअसेंबल नहीं हो जाता इन न्यू सेशन, उस पीरियड को वो रिसेस कहते हैं। एडजर्नमेंट मतलब होता है सस्पेंड कर देना वर्क किसी भी सिटिंग की स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के लिए। ठीक है। जो आवर्स डे और वीक भी हो सकते हैं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। एडजर्नमेंट सिंडा, इसमें भी एडजर्नमेंट होता है, पर इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। इस पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। ठीक है। कितना टाइम के लिए एडजर्न हो रहा है, ये भी इसे भी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। और ये अफेक्ट नहीं करता है बिल और अदर प्रोसीडिंग जो होता है, अदर प्रोसीडिंग और अदर बिजनेस होता है, अदर बिजनेस पेंडिंग होता है, उसे अफेक्ट नहीं करता है। प्रोरोग जो होता है, समन, प्रोरोग और डिसॉल्व, ये 3 चीज़ें जो है प्रेसिडेंट करते हैं। ये टर्मिनेट करता है सिटिंग को, सेशन को, दोनों को। ये प्रेसिडेंट करते हैं। ये अफेक्ट नहीं करता है बिल को, अदर पेंडिंग बिजनेस को। ऑल पेंडिंग नोटिस और प्रोरोगेशन जो है वो लैप्स हो जाते हैं। उसका डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन से एंड जो लाइफ जो है वो एंड हो जाती है। ये ओनली लोकसभा जो है डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है, या तो फिर प्रेसिडेंट जो है डिसाइड कर सकते हैं डिसॉल्व करना। रिजोल्यूशन जो होता है वो इरिवोकेबल होता है। ये एक बार हो गया रिजॉल्व तो उसे हम रिज्यूम दोबारा से है ना कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो ये इरिवोकेबल होता है। ठीक है। और ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल, मोशन, रिजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशन एंड सो ऑन पेंडिंग बिफोर द लोकसभा और इट्स कमेटी लैप्स हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कोरम की बात करेंगे तो मिनिमम 1/10 मेंबर जो है प्रेजेंट चाहिए, तो इसे हम कोरम बोलते हैं। लेम डक सेशन वो होता है जिसमें ऐसे मेंबर्स जो प्रीवियस लेजिस्लेचर का पास थे पार्ट थे, पर अब जो है वो इलेक्टेड नहीं हुए, तो उनका जो सेशन लास्ट सेशन होगा वो लेम डक सेशन होगा। लैंग्वेज पार्लियामेंट जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया हिंदी इंग्लिश एज ए लैंग्वेज फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो परमिट कर सकते हैं अदर लैंग्वेज में भी ट्रांजेक्शन को। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का अलाउ करता है इंग्लिश को, कंटिन्यू होगी हिंदी के साथ साथ। और बात करेंगे राइट ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे हम। ये हो गया हमारा राइट्स। अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर की राइट की बात करते हैं तो ये जिस हाउस के मेंबर है उसमें भी मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दोनों हाउस में जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। राइट टू स्पीक है, और टेक पार्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में और जॉइंट सिटिंग में भी, जिसके वो मेंबर नहीं है। मिनिस्टर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में और वोट नहीं कर सकते। और एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल जो है वो भी वोट नहीं कर सकते, प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। और वोटिंग इन द हाउस की बात करेंगे तो ऑल मैटर एट एनी सिटिंग ऑफ इधर हाउस और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। ठीक है। मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग उनकी मेजोरिटी से डिसाइड होगा। इसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर की वोट जो है वो एक्सक्लूड रहता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस का है वो कास्ट करता है, उनके पास कास्टिंग वोट होता है। अब लैप्स की बात करेंगे। बिल लैप्स कब होता है? अगर एक ऐसा बिल जैसे लोकसभा ने टच कर लिया तो वो लैप्स हो जाता है। ठीक है। अगर लोकसभा ने टच कर लिया तो लैप्स हो जाता है। एक ऐसा बिल जिसे प्रेसिडेंट ने टच कर लिया तो फिर वो लैप्स नहीं होता है। एग्जाम्पल बात करेंगे, एक ऐसा बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, राज्यसभा में कंसिडरेशन में है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, अगर लोकसभा ने टच कर लिया तो ये लैप्स हो जाएगा। पर अगर वो प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन में है तो वो लैप्स नहीं होगा। एक ऐसा बिल जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा में अभी तक टच नहीं किया है, कंसिडर नहीं किया है, तो वो लैप्स नहीं होगा। एक ऐसा बिल जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा में पास हो गया है और प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन में है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ये याद रखना है कि कोई भी बिल जिसे राज्यसभा ने टच किया है पर लोकसभा ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, न टच किया है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ऐसा बिल जिसको लोकसभा ने इधर इंट्रोड्यूस किया है, लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया है, या फिर लोकसभा ने डिस्कस कर लिया है और प्रेसिडेंट के पास अभी वो नहीं गया है, या फिर प्रेसिडेंट ने अपनी इच्छा नहीं बताई है उसको जॉइंट सेटिंग में इंट्रोड्यूस करने की, या उसको रिकन्सिडर करने की, तो उस केस पे भी जो है वो बिल जो है वो लैप्स नहीं अगर प्रेसिडेंट ने अपनी इच्छा नहीं बताई है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने उसको उसको कंसिडरेशन में ले लिया है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा कभी भी। सिंपली लोकसभा बिल ने जिस बिल को टच कर लिया तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। प्रेसिडेंट ने जिस बिल को टच कर लिया वो बिल लैप्स नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल रिलेटेड टू पार्लियामेंट। कुछ जनरल आर्टिकल है। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है।
80 जो है काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, 81 जो है हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, 82 जो है रीएडजस्टमेंट डिलिमिटेशन की बात करता है, 83 ड्यूरेशन की बात करता है, 84 जो है क्वालिफिकेशन की बात करता है मेंबर के, 85 सेशन पार्लियामेंट के और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात करता है, 88 जो है वो प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट के एड्रेस की बात करता है और सेंड मैसेज टू द हाउस, 87 जो है वो स्पेशल एड्रेस की बात करता है प्रेसिडेंट के, और 88 जो है वो राइट ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट अटॉर्नी जनरल के राइट्स की बात करता है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 89 जो है, आर्टिकल 89 जो है चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, और 90 जो है वो वेकेशन रेजिग्नेशन की बात करता है, रिमूवल की बात करता है डिप्टी चेयरमैन के। 91 जो है वो पावर है डिप्टी चेयरमैन की और अदर पर्सन की परफॉर्म करना ड्यूटीज़ ऑफ चेयरपर्सन। 92 जो है वो चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे जब रिजोल्यूशन के रिमूवल के लिए अंडर कंसिडरेशन है तो। 93 जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है हाउस के उनकी बात करता है। 94 जो है वेकेशन रेजिग्नेशन रिमूवल की बात करता है। 95 जो है वो पावर है डिप्टी स्पीकर की जो प्रिसाइड करना एज ए स्पीकर जब स्पीकर जो है एब्सेंट है उसकी बात करता है 95। और 96 जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेंगे जब रिजोल्यूशन उनके रिमूवल के लिए अंडर कंसिडरेशन है तो। 97 जो है वो सैलरी अलाउंस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है, तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है एज अ चेयरमैन और ये मेंशन है आर्टिकल 97। और 98 जो है वो सेक्रेटरीट की बात करता है, पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट की बात करता है। और डिसक्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स है, तो 101 है वेकेशन सीट के वेकेशन के लिए, फिर 102 है डिसक्वालिफिकेशन के लिए, 103 है डिसीजन डिसक्वालिफिकेशन में कौन लेगा उसके बारे में है, तो यहाँ प्रेसिडेंट लेते हैं। प्रेसिडेंट एंटी डिफेक्शन का है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेंगे, अदर केसेस में जो है प्रेसिडेंट लेंगे इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर। और 104 जो है वो पेनल्टी की बात करता है अगर हम सिट करते हैं, अगर मेंबर जो है सिट करते हैं वोट करते हैं ओथ लिए बिना, ओथ ऑफ फॉर्मेशन नहीं लेते अंडर 99 आर्टिकल 99 और विदाउट और सिट करते हैं तो उसके बारे में है, पेनल्टी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने फ्रोज किया था सीट को, डिलिमिटेशन हुआ था और सीट को फ्रोज किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 2000 तक। फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने वोटिंग एज को कम कर दिया, 21 ईयर एज थी इसको हम 18 कर दिया। फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने जो है सीट को फ्रोज कर दिया 2026 तक, 1971 के लेवल का जो था उसे फ्रीज कर दिया 2026 तक। 87th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने प्रोवाइड किया कि डिलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का 2001 के सेंसस के बेस पे, 1991 के सेंसस के बेस पे नहीं होगा, मतलब टोटल सीट्स फिक्स रहेंगी पर इंटरनल रीएडजस्टमेंट होगा पॉपुलेशन के बेस पे और वो पॉपुलेशन 2001 के सेंसस की कंसिडर की जाएगी। और रिसेंट जो हुआ 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में हुआ, इसने एक्सटेंड किया रिजर्वेशन SC ST के लिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, पर इसने जो एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, ये हमें याद रखना है। तो हमें पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन हो गया, अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट और डे इन पार्लियामेंट की बात करेंगे। 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 जीरो आवर होता है, फिर 1 से 2 लंच होता है, ठीक है। 12 से 1 जो जीरो आवर होता है इसमें जो है ना पेपर टेबल करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस होता है, इसी में जीरो आवर में ही ये सब होता है, ठीक है। फिर 2 से लेकर 5 तक राज्यसभा 2 से लेकर 5 तक जो है राज्यसभा में होता है और 2 से लेकर 6 तक जो है लोकसभा में लेजिस्लेटिव बिजनेस, इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ये सब होता है। लोकसभा 6 बजे तक रहती है, राज्यसभा 5 बजे तक रहती है। ऑन फ्राइडे लास्ट 2.5 आवर जो होता है वो रिजर्व होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, 2.5 घंटे लास्ट के 2.5 घंटे जो है वो रिजर्व होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के लिए राज्यसभा में, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है। ये फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट की सिटिंग का, ये मेंशन है रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, रूल ऑफ प्रोसीजर मेंशन है। इसमें यूजुअली जो है मिनिस्टर जो आंसर देते हैं, यूजुअली मिनिस्टर आंसर देते हैं क्वेश्चन। इसमें मिनिस्टर के अलावा प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आवर है, इसमें प्राइवेट किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्राइवेट मेंबर से भी। एक तो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन किसी भी स्टार्ट का हम इंटरव्यू ले रहे हो तो क्या कर रहे हैं, ओरली हम उनसे पूछ रहे हैं, तो इसमें ओरल आंसर होते हैं, ओरल आंसर होते हैं तो हम इंस्टेंटली दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटर्न होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन भी 15 दिन का नोटिस पीरियड रहता है, ठीक है। ओनली 20 क्वेश्चन पिक किए जाते हैं ओरल आंसर के लिए एक दिन में। और अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है ये भी एडवांस 15 दिन के एडवांस पे होता है, इसका आंसर रिटर्न होता है, इसलिए इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन 10 दिन से कम के लिए ये भी ओरली आंसर होता है, इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दोनों जो होते हैं ओरल होते हैं, दोनों में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं, पर अनस्टार्ट जो होता है उसमें रिटर्न आंसर होता है।
तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होते। और क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर, क्वेश्चन इस पे प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट सेक्शन में आता है, इसमें नहीं आता, क्वेश्चन आवर में नहीं आता। फिर जीरो आवर की बात करेंगे तो ये इंडिया का इनोवेशन है, 1962 में इंडिया का इनोवेशन है, 1962 में इंडिया का इनोवेशन है, ये मेंशन नहीं है, रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ये इन्फॉर्मल डिवाइस है, अवेलेबल है एमपी को रेज करना, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, अवेलेबल टू द एमपीज, मेंबर पार्लियामेंट को अवेलेबल है, जो मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है उसको लाइमलाइट में लाना। एमपी जो है नोटिस देते हैं बिफोर 10 AM टू द स्पीकर ऑन द डे ऑफ सिटिंग। ये स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन ओवर, लास्ट करता है जब तक एजेंडा टेकअप नहीं होता। स्पीकर जो है डिसाइड करता है वेदर टू अलाउ द मैटर टू बी रेस्ड और नॉट। मोशन की बात करेंगे तो हाउस एक्सप्रेस करता है अपने डिसीजन और ओपिनियन ऑन वेरियस इशूज थ्रू द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ मोशंस। मोशन को अडॉप्ट और रिजेक्ट करके हाउस जो है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। कंसेंट ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ये आता है। तो मोशन जो होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव मोशन होता है, सब्स्टिट्यूट मोशन होता है और सब्सिडियरी मोशन होता है। सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी सब याद रखना है। तो सब सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी। सब्सिडियरी के 3 पार्ट होते हैं, अमेंडिंग, सुपरसीडिंग और एंसिलरी मोशन। सब्सटेंटिव मोशन वो होता है जो ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डील करता है इंपॉर्टेंट मैटर जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया। फिर सब्सिडियरी मोशन जो होता है, ये सब्सिट्यूट मोशन जो होता है ये मूव करता है, ये सब्सटीट्यूशन होता है। ओरिजिनल मोशन जो है सब्सिडियरी, सब्सटेंटिव मोशन जो है उसका सब्सिडियरी है ये अल्टरनेटिव प्रपोज करता है। और जो सुपरसीड करता है ये अल्टरनेटिव प्रपोज करता है, जो है ना अल्टीमेटली जो है सुपरसीड करता है ओरिजिनल मोशन को। ये ओरिजिनल मोशन को सुपरसीड करेगा अगर पास होता है तो। तीसरा है सब्सिडियरी मोशन, इसकी कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में। ये जो होता है ये बैकिंग होती है, ओरिजिनल मोशन जो होता है और प्रोसीडिंग होती है उसको उसके बैकअप में आता है, तो उसको बैक करने के लिए आता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सब्सिडियरी मोशन जो होता है उसके 3 टाइप होते हैं। हमने बात की अमेंडिंग मोशन, ये मॉडिफाई करने के लिए सब्सिट्यूट और सब्सिट्यूट करने के लिए कोई भी पार्ट, ओरिजिनल मोशन का कोई भी पार्ट है उसको सब्सिट्यूट करने के लिए, अमेंड करने के लिए। दूसरा सुपरसीडिंग मोशन, ये मूव किया जाता है इन द कोर्स ऑफ द डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक टू सुपरसीड दैट इशू, सुपरसीड करने के लिए। एंसरी मोशन यूज्ड एज ए रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस, रेगुलर प्रोसीडिंग के लिए होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मोशन की बात करेंगे तो मोशंस में होते हैं, एक क्लोजर मोशन होता है, ये मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं कट शॉर्ट करने के लिए डिबेट हाउस में। 4 काइंड के क्लोजर मोशन होता है, एक सिंपल क्लोजर होता है किसी भी मैटर को वोट पे लाने के लिए, पुट टू वोट। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट होता है, इसमें कोई भी मैटर जो है उसमें कंपार्टमेंट में डिवाइड करके पुट टू वोट किया जाता है। किसी भी मैटर को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके इसे वोट के लिए पुट किया जाता है। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। तीसरा है कंगारू कंगारू क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट को ओनली इंपॉर्टेंट क्लोज जो है उसे डिबेट के लिए लिया जाता है और अदर मैटर को ऐसे ही रख दिया जाता है और ऐसे ही पास कर दिया जाता है। और गिलोटिन क्लोजर होता है, ये अनडिस्कस्ड क्लोज जो होते हैं, अगर टाइम की कमी है तो उसे पुट टू वोट कर दिया जाता है, तो उसे हम गिलोटिन मोशन बोलते हैं। गिलोटिन मोशन अगर टाइम की कमी है तो अनडिस्कस्ड क्लोज जो है उसे भी वोट के लिए रख दिया जाता है। फिर है प्रिविलेज मोशन, ये कंसर्न करता है ब्रीच है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच होता है कर चाहिए अगर मिनिस्टर, तो ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जब उनको लगता है कि मिनिस्टर ने ना अपने प्रिविलेज को ब्रीच किया है और कुछ किसी फैक्ट को या फिर विदहोल्ड किया है या तो फिर रॉन्ग फैक्ट दिया है, ये सेंसर करने के लिए, कंसर्न मिनिस्टर को सेंसर करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो होता है, ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर होता है और अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, गवर्नमेंट से अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट जानने के लिए, ये 1954 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। 1954 में इंडिया का इनोवेशन है, ये इंडिया का इनोवेशन है। कॉलिंग अटेंशन मोशन इंडिया का इनोवेशन है, ये मेंशन है रूल ऑफ प्रोसीजर में। फिर बात करेंगे एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है। ये डेफिनेट मैटर में होता है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के डेफिनेट मैटर में होता है, मिनिमम 50% का सपोर्ट चाहिए, राज्यसभा में ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ये इसकी डिस्कशन एटलीस्ट 2.5 घंटे चलनी चाहिए। ये इसमें एक मैटर एक टाइम पे एक ही मैटर हो सकता है। ये जो मैटर हमने डिस्कस किया, जो मैटर हमने ये रिसेंट अकरेंस को कोई मैटर है उस पर होना चाहिए। जनरल मैटर पे, जनरल टॉपिक पे इसका डिस्कशन नहीं होता है, जनरल टॉपिक पे इसका डिस्कशन नहीं होता है। मैटर अर्जेंट होना चाहिए, मैटर अर्जेंट होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, उसी पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ये उस मैटर से डील नहीं करता जो कोर्ट में पेंडिंग है, ये रेज नहीं कर सकता प्रिविलेज मोशन, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ये रिवाइव नहीं करता है ऐसा मैटर जो सेम सेशन में डिस्कस हो चुका है। ये रेज नहीं करता ऐसे क्वेश्चन जो डिस्टिंक्ट मोशन में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 50 मेंबर जो है सपोर्ट करे तो इसको एडमिट किया जाएगा। ये लोकसभा में काली आ सकता है अगर ये पास होता है
तो गवर्नमेंट जो है अपने कॉन्फिडेंस ये बताता है, गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, वर्ड जो है मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्ड जो है मेंशन नहीं है, नो कॉन्फिडेंस वर्ड जो है ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस मोशन बात करेंगे, ये न्यू प्रोसीजरल डिवाइस है, कोप कर मैनेज चेक करने के लिए, मैनेज करने के लिए इमर्जिंग जो सिचुएशन है फ्रैक्चर मैंडेट की, जो हंग पार्लियामेंट में बनती है, कोalition गवर्नमेंट बनती है, उसे चेक करने के लिए ये प्रेसिडेंट जो है इसमें प्रेसिडेंट बोला, इसको प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट टू प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो नेगेटिव, इट रिजल्ट इन द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। फिर है मोशन ऑफ थैंक्स, ये फर्स्ट सेशन जो होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, और फर्स्ट सेशन होता है एवरी फिजिकल ईयर का, वो एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ प्रेसिडेंट जो आउटलाइन करते हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम गवर्नमेंट के प्रीसीडिंग ईयर में और इंसुइंग ईयर में, आने वाले साल में। ये एड्रेस जो है डिस्कस किया जाता है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है और ये वोट में रखा जाता है, वोट के लिए रखा जाता है। ये पास होना जरूरी है, अगर नहीं होता तो ये अमाउंट टू गवर्नमेंट डिफीट होता है। नो डे येट मोशन येट नेम्ड मोशन, ये एडमिट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, कोई डेट मेंशन नहीं की है, फिर डिस्कस नो डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर इस डिस्कशन। ठीक है, फिर डायलेटरी मोशन होता है, ये मोशन जो होता है एडजर्नमेंट ऑफ द डिबेट, एडजर्न करने के लिए डिबेट को, किसी भी डिबेट को एडजर्न करने के लिए, मोशन जो है रिटार्ड करने के लिए, डिले करने के लिए, किसी भी प्रोग्रेस जो हो रहा है बिजनेस का प्रोग्रेस के रिटार्ड करने के लिए इसका इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये मूव किया जाता है मेंबर के द्वारा एट एनी टाइम आफ्टर मोशन हैज़ बीन मेड। सेंसर मोशन की बात करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंट्रल मोशन स्टेट, इसका रीज़न बताना जरूरी है। ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, एंटायर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है। ये सेंसर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ के लिए, एक्शन के लिए। ये अगर पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन, जरूरी नहीं है इसमें, ये पास हो गया तो जरूरी नहीं है कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़े। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके लिए कोई रीज़न की जरूरत नहीं है, ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही होता है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं होता। ये जो है सर्टेन करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी कॉन्फिडेंस को, उनको वो कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको सर्टेन करने के लिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। अगर ये पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना जरूरी है। आप बात करेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जब प्रोसीडिंग जो होती है फॉलो नहीं करती है, नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है, तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है जो सस्पेंड करता है प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस। कोई इसमें डिबेट अलाउ नहीं है, नो डिबेट इज अलाउड। और रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ द हाउस, ये इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट है, रूल ऑफ द हाउस जो है उसके इंटरप्रिटेशन के लिए ये होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, ये डिस्कस करने के लिए पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर जो है उसको, इसके स्पीकर जो अलाउ कर सकते हैं 3 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन। कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग नहीं होती इसके लिए हाउस में। हाफ एन आवर डिस्कशन। फिर है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये 2 hour डिस्कशन भी कहा जाता है इसे, 2 hours से ज़्यादा नहीं हो सकता ये मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है। ये स्पीकर जो अलॉट कर सकते हैं 2 दिन वीक में, उसमें 3 दिन थे, हाफ एन आवर के लिए 3 दिन, हाफ एन आवर के लिए 3 दिन, 2 hours के लिए टू ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 दिन हफ्ते में। कोई फॉर्मल मोशन नहीं होता, वोटिंग नहीं होती, ना हाफ एन आवर में होती है ना शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन 2 हफ्ते में 2 दिन, और हाफ एन आवर जो है हफ्ते में 3 दिन। फिर स्पेशल मोशन की बात करेंगे तो अ मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाफ एन आवर डिस्कशन में रेज नहीं किया जा सकता, इसमें कैन बी रेज्ड अंडर स्पेशल मोशन इन द राज्यसभा नोटिस। ये रूल 377 में लोकसभा में नोटिस के अंदर, नोटिस में मेंशन नहीं है। उसके बाद बात करेंगे रिजोल्यूशन। मोशन जो होता है वो बड़ा होता है, मोशन के अंदर जो है रिजोल्यूशन आता है। तो मोशन जो होते हैं वो हमने पढ़ा सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सिडियरी। सब्सिडियरी में हमने पढ़ा अमेंडिंग, सुपरसीडिंग और ऑक्सिलरी। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ये सब्सटेंटिव मोशन का पार्ट है। तो रिजोल्यूशन जो होता है ये ड्रॉ करता है अटेंशन हाउस और गवर्नमेंट का जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। इसमें प्राइवेट मेंबर का रिजोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन होता है और स्टेटरी रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, सभी रिजोल्यूशन जो होता है कैटेगरी में आते हैं, सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में आते हैं, पर सभी मोशन जो है जरूरी नहीं है कि वो सब्सटेंटिव हो। ऑल रिजोल्यूशन जो है वो सब्सटेंटिव मोशन है, पर सभी मोशन जो है वो नेसेसरी नहीं है कि सब्सटेंटिव हो या मोशन हो। सब मतलब कि हमने ये सिंपल ये समझना है कि मोशन बड़ा है, मोशन के अंदर जो है एक छोटा सा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जितने भी रिजोल्यूशन है वो सब्सटेंटिव मोशन का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑल मोशन आर नॉट नेसेसरली पुट टू वोट, सभी मोशन को नेसेसरली पुट के वोट के लिए नहीं रखा जा सकता, जबकि सभी रिजोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन, क्योंकि रिजोल्यूशन जो है
वो सब्सटेंटिव मोशन का पार्ट है, और सब्सटेंटिव मोशन जो है वो वोट के लिए रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पार्लियामेंट में। बिल जो होता है उसका प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, बिल इज द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, बिल जो एक प्रपोजल है लेजिस्लेशन के लिए, इट बिकम एन एक्ट और लॉ व्हेन ड्यूली इनेक्टेड। एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट पब्लिक बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं अप्रूव होने के, रिजेक्शन से बताता है कि गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी लूज़ कर रही है, लूज़ कर चुकी है, और इससे इससे गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन हो सकता है। ये 7 डेज़ के नोटिस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये ड्राफ्ट किया जाता है ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो है लॉ मिनिस्ट्री की कंसल्टेशन के साथ इसे प्रिपेयर करता है। और प्राइवेट बिल जो है इसे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर नहीं है वो इंट्रोड्यूस करता है। ये एक इंडिविजुअल का स्टैंड बताता है, रिफ्लेक्ट करता है स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी पब्लिक मैटर में। ये लेसर चांस होता है अप्रूव होने का, लेसर चांस होता है रिजेक्शन से। इसका रिजेक्शन से कोई इंप्लीकेशन नहीं होता है पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पे गवर्नमेंट के। इसके लिए 1 मंथ का नोटिस देना जरूरी है, और इसकी ड्राफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंसर्न मेंबर की होती है। 4 कैटेगरी के बिल होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल होता है जो फाइनेंशियल जो मैटर अदर देन फाइनेंशियल मैटर उसे डील करता है। मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में जो मैटर है उसे डील करता है। फाइनेंशियल बिल जो है ये फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है उससे रिलेटेड है। तो ये 4 कैटेगरी के बिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल। इसमें फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में तो इंट्रोडक्शन होता है बिल का, और पब्लिकेशन होता है गैजेट में। इधर हाउस तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। ये मिनिस्टर या अदर मेंबर इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें टाइटल के ऑब्जेक्टिव का इंट्रोडक्शन होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है इसमें, कोई डिस्कशन नहीं होता है इस स्टेज में। ये गैजेट में अगर पब्लिश कर दिया गया बिफोर इंट्रोडक्शन तो लीव द हाउस टू इंट्रोड्यूस, तो हाउस की परमिशन जरूरी नहीं है। अगर गैजेट में से पब्लिश कर दिया गया तो हाउस की परमिशन लेना जरूरी नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड रीडिंग जो होती है उसमें जनरल और डिटेल स्क्रूटनी होती है बिल की। 3 सब स्टेजेस होते हैं। एक फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द बिल और इसके प्रोविजन जो है डिस्कस किए जाते हैं, पर डिटेल जो है वो डिस्कस नहीं की जाती। सेकंड रीडिंग में डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं। इसमें 4 एक्शन होते हैं। एक तो कंसिडरेशन के लिए लेते हैं, इमीडिएटली कंसिडरेशन के लिए लेते हैं, या तो फिर बिल को है ना किसी सिलेक्ट कमेटी को दे देते हैं, या फिर जॉइंट कमेटी को दे देते हैं, या बिल्कुल बिल के लिए पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेज होती है कमेटी स्टेज होती है। कमेटी इसमें एक कमेटी जो है क्लॉज बाय क्लॉज बिल को एग्जामिन करती है थॉरली, और अपने जो है व्यूज़ जो है वो सबमिट करती है, और कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन बट विदाउट अल्टरिंग द बेसिक अंडरलाइंग प्रोविजन। बेसिक अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है उसे चेंज किए बिना प्रपोज कर सकती है, अमेंड कर सकते हैं इसमें। थर्ड स्टेज होती है थ्री कंसिडरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, हाउस कंसिडर करता है बिल क्लॉज बाय क्लॉज। दोनों हाउस जो है वो डिस्कस करते हैं, वोट करते हैं सेपरेटली। मेंबर जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं अमेंडमेंट, और वो अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो बिल का पार्ट बन जाता है, वो अमेंडमेंट बिल का पार्ट बन जाता है। थर्ड रीडिंग होती है, इसमें बिल का एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है। इसमें अमेंडमेंट अलाउ नहीं है, इसमें अमेंडमेंट अलाउ नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट जो है सेकंड स्टेज में अमेंडमेंट हो गया। अगर मेजोरिटी मेंबर जो है प्रेजेंट होते हैं, वोट करते हैं बिल को, तो बिल पास माना जाता है। ये बिल जो होता है ऑथेंटिकेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ट्रांसमिट किया जाता है सेकंड हाउस के कंसिडरेशन के लिए। 3 स्टेजेस से पास होता है सेकंड हाउस में भी। 4 अल्टरनेटिव रहते हैं। ये तो या तो पास करे विद अमेंडमेंट, विदाउट अमेंडमेंट के पास करे, विद अमेंडमेंट पास करे, रिजेक्ट करे बिल को, या बिल को पेंडिंग रख दे, कोई एक्शन ना ले। अगर सेकंड हाउस जो है एक्सेप्ट कर लेता है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, तो लॉ बन जाता है। अगर सेकंड हाउस जो जिसने सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस की बिल को 6 मंथ तक रोक के रखता है, तो डेडलॉक क्रिएट होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो असेंट दे सकते हैं, या तो विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट को, या रिटर्न कर सकते हैं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, हाउस के रिकंसिडरेशन के लिए। और अगर दोबारा हाउस वही बिल को पास कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास कंपल्सरी, प्रेसिडेंट को कंपल्सरी होता है असेंट देना। तो इसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, दोबारा अगर वही बिल पास होकर आ गया तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे मनी बिल की। मनी बिल जो होता है आर्टिकल 110 के अंदर जो मैटर है उसके ऊपर इंट्रोड्यूस होता है। अगर तो इसमें क्या होता है, मनी बिल समझा जाता है ओनली द प्रोविजन डीलिंग विद आर्टिकल 110 उससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इम्पोज करना, अबॉलिश करना और रेमिशन करना, ऑल्टर करना, टैक्सेशन, रेगुलेट करना, बोरिंग गवर्नमेंट की बोरिंग को रेगुलेट करना, कस्टडी कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और उसमें से पेमेंट विड्रॉ करना, अप्रोप्रिएशन करना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और इंक्रीज करना द अमाउंट किसी भी ऐसे सच एक्सपेंडिचर का, रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
ठीक है, और एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द अबव। तो कोई मैटर इससे रिलेटेड है तो हाउएवर मनी बिल नहीं समझा जाएगा, कौन से मैटर को मनी बिल नहीं जब से समझा जाएगा वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर फाइन इम्पोज करते हैं तो फाइन नहीं आएगा। लाइसेंस ऑफ फीस सर्विस रेंडर किए उसके लिए लाइसेंस ऑफ फी मांगते हैं, लाइसेंस के लिए फ़ी मांगते हैं तो वो इसका पार्ट नहीं होगा। इम्पोज करना, अबॉलिश करना, रेमिशन, अल्टरेशन एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल पर्पज़ के लिए वो इसमें नहीं होगा। स्पीकर का डिसीजन ऑफ द लोकसभा फाइनल होता है कि वेदर बिल मनी बिल है कि नहीं है। इसका डिसीजन जो है क्वेश्चन नहीं किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, मनी बिल जो होता है ओनली इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यसभा जो है राज्यसभा जो होती है राज्यसभा जो है एक गवर्नमेंट बिल है, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर। ये मनी बिल जो है गवर्नमेंट बिल है और ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा जो है उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता, राज्यसभा के लिए डिस्कस कर सकता है, 14 डेज के लिए होल्ड कर सकता है विद विदाउट रिकमेंडेशन। उसके बाद लोकसभा जो होता है वो इधर एक्सेप्ट करती है, लोकसभा जो है इधर एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है एनी ऑफ द रिकमेंडेशन जो राज्यसभा ने दी है। राज्यसभा की रिकमेंडेशन जो है लोकसभा में बाइंडिंग नहीं है। मनी बिल की फाइनेंशियल बिल की बात करेंगे तो मनी बिल भी फाइनेंशियल बिल का पार्ट होता है। दूसरा फाइनेंशियल बिल टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। 117(1) और 117(3) ये डील करते हैं। फाइनेंशियल बिल जो वो डील करते हैं फिजिकल मैटर से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 की बात करेंगे तो 117(1) में है। ये कंटेंट करता है मेंशन जो मैटर जो 117 में है, उसके अलावा अदर जनरल लेजिस्लेशन भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये राज्यसभा जो होता है इसे रिजेक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, इसमें जॉइंट सिटिंग होती है। प्रेसिडेंट जो होता है वो एसेंट दे भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, एसेंट को विड्रॉल कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न को एसेंट दे सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकसभा में केवल आता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही आता है। तो दो चीज़ें इसमें मनी बिल जैसी है इसमें कि लोकसभा में हो सकता है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। अदर पर्पस में ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है। और हम इसकी बात करें, टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 बिल की बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पर ये इंक्लूड नहीं करता है एनी मैटर जो 110 में इंक्लूड है। ये इधर रिजेक्ट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो इसे रिजेक्ट और अमेंड कर सकती है, ये इसमें जॉइंट सिटिंग होती है। प्रेसिडेंट जो होते हैं उसमें वो एसेंट दे सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की रिक्वायर नहीं होती है, स्टेज की इंट्रोडक्शन के टाइम पे रिक्वायर नहीं होती है। कंसिडरेशन जब बिल कंसिडरेशन में होता है तब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी होती है, पर इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इसे एक ऑर्डिनरी बिल की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। इसमें सिंपल याद रखना है किसी भी हाउस में हो जाता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बस सिंपल ये है कि इसमें कंसिडरेशन में लेने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट नेसेसरी है। कंसिडरेशन में अगर लेते हैं तो प्रेसिडेंट की एसेंट नेसेसरी है, इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं है। जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउस की। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मशीनरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है रिजॉल्व करने के लिए डेडलॉक दोनों हाउस के बीच में पैसेज ऑफ बिल के लिए। समन इसे प्रेसिडेंट करते हैं। ये ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 में होता है, ये अप्लीकेबल नहीं है मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन बिल में के केस में जॉइंट सिटिंग अप्लीकेबल नहीं है। डिजोल्यूशन होता है अगर इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अगर बिल जो है ऑलरेडी लैप्स हो चुका है डी टू डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। अगर जॉइंट सिटिंग जो होल्ड की जाती है इफ द लोकसभा इज डिजॉल्व आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाई, अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है उसके बाद अगर लोकसभा डिजॉल्व होती है तो भी जॉइंट सिटिंग होगी, तो बिल लैप्स नहीं होगा। कोरम की बात करेंगे तो 1/10 मेंबर जो होते हैं वो होने चाहिए। इसको जो है गवर्न किया जाता है रूल ऑफ प्रोसीजर, लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर से। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर जो प्रेजेंट है वोटिंग है उसकी मेजोरिटी चाहिए। कोई न्यू अमेंडमेंट जो इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दोज अमेंडमेंट दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट, ओनली वही अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो फाइनल डिसएग्रीमेंट का कॉज बन रहे हैं। और दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी, जो नेसेसरी हो चुके हैं जिसके कारण बिल जो है लैप्स हो रहा है, बिल जो है डिले हो रहा है, तो उसी केस में अगर हम उसी केस में अमेंडमेंट हो सकता है। ऑर्डिनरी केस में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। प्रोविजन ऑन यूज्ड 3 बार हुआ है, एक बार डॉरी, बैंकिंग सर्विस और टेररिज्म। तो डीबीटी, डॉरी, बैंकिंग और टेररिज्म, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डॉरी डॉरी बैंकिंग एंड टेररिज्म। उसके बाद हम बात करेंगे डेडलॉक की। डेडलॉक 3 सिचुएशन में होता है। अगर 6 मंथ तक राज्यसभा ने 6 मंथ तक अगर मान लो लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने 6 मंथ तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, विदड्रॉल कर दिया है, और 6 मंथ में छुट्टी जो है 4 दिन से ज़्यादा की नहीं है, तो ऐसे में 6 मंथ तो वो बिल को जॉइंट सिटिंग हो सकती है।
अगर सेकंड हाउस ने बिल को रिजेक्ट कर दिया है, फर्स्ट हाउस ने पास किया, सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है, सेकंड हाउस ने या फिर इंट्रोड्यूस किया है, अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट हाउस की जो बिल पास किया था उसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट हाउस जो है वो सब अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इन 30 केस पे जो है डेडलॉक होता है। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर, फिर डिप्टी चेयरमैन और सच अदर पर्सन जो मेंबर प्रेजेंट एट जॉइंट सिटिंग डिसाइड करें, पर चेयरमैन जो होता है वो कभी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे बजट। बजट जो है ये टर्म मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, टर्म मेंशन है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में मेंशन है। ये स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर में, ये 1 अप्रैल से बिगिन होता है, 31 मार्च को एंड होता है। टर्म बजट जो है कहीं यूज़ नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज किया रेलवे बजट को जनरल बजट में। रेलवे बजट जो है सेपरेट किया गया था जनरल बजट से 1924 में, रिकमेंडेशन दी थी एक्वर्ड कमेटी ने। बजट जो होता है इसमें एस्टिमेट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट का, इसमें वेज और मीन्स और एडवांस होते हैं रेवेन्यू को रेज करने के लिए। इसमें इकोनॉमी का फाइनेंशियल पॉलिसी होती है कमिंग फाइनेंशियल ईयर की, ये डिटेल होता है एक्चुअल रिसीट और एक्सपेंडिचर का जो क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर है, और रीजन होता है फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस के, रीजन होता है इसमें क्यों हुआ डेफिसिट और सरप्लस, ये एस्टिमेट होता है एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो होता है वो शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट करेगा, कॉस्ट टू बी लेड प्रेजेंट करेंगे, प्रेसिडेंट जो होता है वो रखवाएंगे एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। कोई डिमांड ऑफ ग्रांट जो है शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कोई डिमांड ऑफ ग्रांट जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस के बिना नहीं है विड्रॉ की जाए, वो की जाएगी, पास की जाएगी। नो, कोई मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ नहीं किया जाएगा, अप्रोप्रिएशन नहीं होगा जब तक लॉ पास नहीं होता। नो बडी विल इम्पोजिंग टैक्स शेल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नेसेसरी है और ये लोकसभा में से इंट्रोड्यूस हो सकता है। नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक लॉ से पास नहीं होता तब तक कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो टैक्स लगा सके किसी के ऊपर। पार्लियामेंट जो होता है वो रिड्यूस कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है टैक्स को, पर इंक्रीज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है उसे हम इंक्रीज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट जो इंक्रीज नहीं कर सकती, सिर्फ रिड्यूस कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो है डील करते हुए टैक्सेशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, ओनली लोकसभा में होता है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है डिमांड फॉर ग्रांट के लिए, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। राज्यसभा जो है 40 डेज के अंदर उसे बिल को रिटर्न करना पड़ता है, राज्यसभा जो है ओनली डिस्कस कर सकती है, इसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है। और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर जो बॉडी है बजट में शैल शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये चार्ज ऑन द, इसमें वोटेड अपॉन, ये वोट नहीं किया जाते, चार्ज अपॉन जो होते हैं वो वोट नहीं किए जाते। और बजट जो होता है वो डिस्टिंग्विश करता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट, अदर एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। एक्सपेंडिचर जो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो सबमिट नहीं होता है वोट के लिए पार्लियामेंट में, ये केवल डिस्कस हो सकता है। चार्ज एक्सपेंडिचर टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये नॉन वोटेबल रहते हैं, ये ओनली डिस्कस हो सकते हैं। और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वोटेड होता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन होता है, मेड होता है, एक्सपेंडिचर जो मेड किया गया है वो वोटेड होता है। उसके बाद बात करेंगे लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं। तो प्रेसिडेंट की सैलरी और एमोलमेंट अलाउंस, सैलरी अलाउंस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, जजेस की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, कैग की, यूपीएससी के चेयरमैन की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर सुप्रीम कोर्ट का, कैग का, यूपीएससी का, सैलरी अलाउंस, डेट चार्ज जो गवर्नमेंट जो इसके लिए लायबल है, इंटरेस्ट पेमेंट के, सिंकिंग फंड, रिडेम्पशन चार्ज, ऐसा सम जो किसी भी जजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, जजमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई भी कोर्ट ने अवार्ड दिया है तो उसके लिए, और एनी अदर एक्सपेंडिचर जो पार्लियामेंट का है। पर इसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की एक्सपेंडिचर ये इसमें इंक्लूड नहीं होती है, याद रखना है, ये फ्लॉ है इसमें। फिर हम बात करेंगे स्टेजेस इन इनेक्टमेंट, स्टेजेस इन इनेक्टमेंट। पहला क्या होता है, बजट को प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन ये लोकसभा में प्रेजेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये प्रेजेंट किया जाता है टू और मोर पार्ट में, कोई डिस्कशन नहीं होता है ऑन द डे जब ये प्रेजेंट किया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो प्रेजेंट करते हैं बजट को, जिसे हम बजट स्पीच कहते हैं। ये राज्यसभा में फिर रखा जाता है, पहले इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, राज्यसभा के पास पावर नहीं है वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो इंडिकेट करता है इंडिया की नेशनल इकोनॉमी इज प्रेजेंटेड वन डे और फ्यू डे बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की उसको बताते हैं। बजट डॉक्यूमेंट, इसमें एक बजट स्पीच होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट होता है, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंशियल बिल होता है,
स्टेटमेंट जो मैंडेट किया गया है एफआरबीएम एक्ट के अंदर, एफआरबीएम एक्ट के अंदर तीन स्टेटमेंट है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है, और मीडियम टर्म। तो मीडियम, मैक्रो और फिजिकल। उसके अलावा एक्सपेंडिचर बजट होता है, रिसीट बजट होता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल होता है, मेमोरेंडम जो एक्सप्लेन करे प्रोविजन इन द फाइनेंशियल बिल, बजट एट अ ग्लांस होता है, आउटकम बजट होता है। ये हो गया पहला प्रेजेंटेशन। दूसरा है जनरल डिस्कशन। इसमें बिगिन होता है फ्यू डेज आफ्टर इस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद ये स्टेज होती है, ये दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में होती है, यूजुअली 3 और 4 दिन तक चलती है ये। कोई कट मोशन इसमें मूव नहीं हो सकता। और फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं उनके पास जनरली राइट होता है टू रिप्लाई एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। फिर थर्ड होता है, इसमें स्क्रूटिनी होती है, डिपार्टमेंटल कमेटी जो है वो स्क्रूटिनी करती है। हाउस एडजर्न कर दिया जाता है 3-4 हफ्तों के लिए। 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, वो एग्जामिन करती है और डिस्कस करती है डिटेल में, रिपोर्ट सबमिट करती है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को। और कमेटी जो है मेक करती है पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर मिनिस्ट्रीज, मोर डिटेल्ड, क्लोज, इन डेप्थ, कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें वो होता है, एनालिसिस होता है। फिर चौथा स्टेज आता है वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। लोकसभा जो होती है टेक करती है, लोकसभा जो होती है टेक वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड जो है प्रेजेंट किए जाते हैं मिनिस्ट्री वाइज प्रेजेंट किए जाते हैं। ईच डिमांड जो वोट की जाती है सेपरेटली लोकसभा में। डिमांड जो है ग्रांट बनती है अगर उसे वोट किया गया तो। डिमांड फॉर ग्रांट जो होता है वो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है लोकसभा का। वोटिंग जो होती है वोटेबल पार्ट की होती है। एक्सपेंडिचर जो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो वोट नहीं किया जाता। एमपी जो है मूव कर सकते हैं मोशन रिड्यूस करने के लिए किसी भी डिमांड को, उसे हम कट मोशन कहते हैं। कट मोशन जो होता है ये स्पेशल पावर है जो मेंबर के पास है, मेंबर ऑफ लोकसभा के पास है, अपोज करने के लिए, जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको अपोज करने के लिए। कट मोशन 3 टाइप के होते हैं। पॉलिसी कट, इसमें किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसमें अमाउंट जो होता है रिड्यूस होता है टू 1 लाख करोड़ से 1 रुपये। मतलब सिंपली वो पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसमें ये एडवोकेट कर सकते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसी को। दूसरा इकोनॉमिक कट होता है। इसमें ये प्रपोज किया जाता है एक स्पेसिफिक अमाउंट से रिड्यूस किया जाए। जैसे 1 लाख करोड़ है तो उसे 30 हज़ार करोड़ कर दिया जाए। तो एक लमसम या स्पेसिफिक अमाउंट रिडक्शन की बात की गई इकोनॉमिक कट में। तो पॉलिसी कट में पूरी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया, इकोनॉमिक कट में कुछ अमाउंट रिड्यूस करने की बात की गई, और टोकन कट में क्या किया गया, सिर्फ 100 रुपये से रिड्यूस करने की बात की। मतलब एक अपना डिसेंट शो कर रहे हैं कि हम ये पॉलिसी सही नहीं लगी तो एक 100 रुपये से इसको घटा दो। 1 लाख करोड़ है तो 1 लाख करोड़ में से 100 रुपये घटा दिए, ये है सिंपली। तो ये कट मोशन हो गया। ये फोर्थ स्टेज में जब हम वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट है तब ये कट मोशन आया। सिग्निफिकेंस की बात करें कट मोशन जो ये फैसिलिटेट करता है इनिशिएशन ऑफ कंसंट्रेटेड डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक डिमांड फॉर ग्रांट। ये अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसका पैसेज जो होता है वो एक्सप्रेस करता है वांट ऑफ, कमी है, पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस की कमी है, गवर्नमेंट जो इंजॉय नहीं कर रही है, उससे इससे रिजिग्नेशन हो सकता है गवर्नमेंट का। ऑन द लास्ट डे ऑफ द डेज अलॉटेड फॉर डिस्कशन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, स्पीकर जो होते हैं पुट करते हैं ऑल द रिमेनिंग डिमांड्स टू फॉर वोट और डिस्पोज देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस्ड और नॉट। इसे हम गिलोटिन मोशन कहते हैं। कंडीशन क्या है कट मोशन के लिए? वन डिमांड से रिलेटेड होना चाहिए, क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए, और डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, एक स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। ये सजेशन मेक्स नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो कट मोशन होता है क्या क्या नहीं कर सकता या क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सजेशन नहीं दे सकता अमेंडमेंट के लिए और रिपील करने के लिए एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करने के लिए सजेशन नहीं दे सकता। जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो मैटर नहीं है उसके अंदर ये सजेशन नहीं दे सकता। ऐसा मैटर जो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके ऊपर ये नहीं हो सकता। ऐसा मैटर जो कोर्ट की एजुडिकेशन के अंदर है, सब जुडिस है, उसके ऊपर ये नहीं कर सकता। ऐसा मैटर जो प्रिविलेज मोशन से रेज किया जा सकता है उसके ऊपर ये नहीं आ सकता। ऐसा मैटर जो ट्रिवियल है उसके ऊपर ये नहीं हो सकता। ये दोबारा ये ऐसा मैटर जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसी सेशन में दोबारा उसी मैटर पे डिस्कशन नहीं हो सकता कट मोशन में। ठीक है, उसके अलावा रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। ये किसी भी पर्सन के कंडक्ट को वो नहीं कर सकते, कंडक्ट के बारे में नहीं हो सकता। एंटिसिपेट अ मैटर विच हैज़ बीन प्रीवियसली अपॉइंटेड फॉर कंसिडरेशन इन द सेम सेशन। जो मैटर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसके बारे में नहीं हो सकता। और ऐसा मैटर जो जुडिशरी के अंदर है ऐसे उसमें नहीं हो सकता। और फिर होता है फिफ्थ स्टेज होती है पासिंग। एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंशियल बिल लास्ट होता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल में कोई भी मनी विड्रॉ नहीं किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब तक उसे अप्रोप्रिएशन बिल से पास ना हो। एप्रोप्रिएशन इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए अप्रोप्रिएशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इस पे लोकसभा वोट करती है
और इस पे एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो वोट के लिए नहीं रखा जाता है, ऑलरेडी ओनली डिस्कस होता है। अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। ये यूजुअली अप्रैल के एंड तक होता है। वोट ऑन अकाउंट होता है। वोट ऑन अकाउंट होता है और जनरली 1/6 ऑफ अमाउंट 2 मंथ्स के लिए 2 मंथ्स का अमाउंट जो होता है वो अलॉट किया जाता है। जब तक बजट पास नहीं हो रहा तो जो नॉर्मल खर्चा है वो हो सके, नॉर्मल खर्चा जो है वो हो सके, इसके लिए होता है ये वोट ऑन अकाउंट। फिर है लास्ट होता है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल जो होता है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है इफेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल प्रपोजल, कैसे गवर्नमेंट की इनकम क्या कहाँ से कैसी होगी उसके लिए। ये सब्जेक्ट टू ऑल द कंडीशन जो अप्लीकेबल है मनी बिल के लिए, जो सब्जेक्ट अप्लीकेबल है वही इसके लिए होती है। अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट और रिड्यूस अ बिल कैन बी मूव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंशियल बिल मस्ट बी इनेक्टेड 75 के अंदर, 75 डेज के अंदर जो है इनेक्ट हो जाना चाहिए, ये बताया गया है। उसके अलावा फाइनेंस एक्ट जो है लीगलाइज करता है इनकम साइड ऑफ द बजट, ये इनकम साइड है। वो अप्रोप्रिएशन जो था वो एक्सपेंडिचर साइड था, ये इनकम साइड है। तो इससे हमारा बजट भी कंप्लीट हो गया।